नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि हमारी सरकारों की जिम्मेदारियां आखिर क्या हैं, कि कैसे आम आदमी और गरीब आदमी के लिए जो दवा का दाम है उस पर काबू रखा जाए। मेरे साथ बहुत खास मेहमान इस वक्त इस मुद्दे पर चर्चा के लिए मौजूद हैं। डॉक्टर गुरेंद्र ग्रेवाल हैं, फॉर्मर हेड हैं पंजाब मेडिकल काउंसिल के, और साथ ही सरकार से कई बार इस बारे में बात करते रहे हैं, खासकर दवाइयों के मुद्दे पर और भी जो हमारे मरीज और मर्ज से जुड़े मुद्दे हैं उन सब पर। और सबसे अच्छी बात यह है कि पंजाब से हमारे यहाँ साथ खासकर आपसे इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सफ़र करके आए हैं, आज ही वापस भी लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पहली बात तो इतनी तकलीफ उठाने के लिए, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो मैंने अभी ये प्रस्तावना दर्शकों के सामने रखी कि दवाई का जो दाम है ये कितना बड़ा मुद्दा है। एक डॉक्टर की हैसियत से, आप तो प्रैक्टिस भी करते हैं, एक डॉक्टर की हैसियत से आप हमें ये भी बताइए कि किन कहानियों से आप होके गुजरते हैं, कई दशकों की जो आपकी प्रैक्टिस है, और कितना बड़ा मुद्दा आप मानते हैं इसको। अरफा जी, थैंक यू। सेहत का मुद्दा तो सिर्फ दो चीज़ों का ही है, एक दवाई का है और दूसरा टेस्टों का है। बाकी तो मुद्दा ही कोई नहीं। दवाई की एक बहुत बड़ा मसला है। मेरे तो अपने इन हॉस्पिटल में फार्मेसी है हमारे पास से तो सब ये नकाब निकले हुए हैं। इतना मुद्दा है, इसको हम बहुत दफ़ा सरकार के दरवाज़े खड़काए हैं कि ये देखिए जी, ये देखिए जी। मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। 6 मार्च 1918 में कोविड आने से पहले वो लास्ट डे था जबकि बाद लोगों ने बंद कर दिया था। मैं मिला था नीति आयोग के जो हेल्थ के मेंबर थे, वो DPCO के चेयरमैन भी थे। मैं उनके पास मिला, मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे को ये बात बताइए, आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से आए हैं, ये इतना डिफरेंस है 500%, 1000%, 11% जो हॉस्पिटल में ख़रीदता हूँ और MRP उसके ऊपर इतनी लिखी है। ये पहले MRP कौन डिसाइड करता है, MRP किसने करनी है? उनका कोई जवाब नहीं था। MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी जितने ज़्यादा से ज़्यादा पे आप बेच सकते हैं। ये कम से कम की बात नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा की बात है। और जी हाँ, और 90% लोग MRP पे ही लेते हैं केमिस्ट से। इसलिए केमिस्ट इज़ द रिचेस्ट पर्सन आई विल से, एंड द फार्मर्स इज़ द रिचेस्ट पीपल। वो मैंने उनको बोला, कहता मेरे को ये कागज़ दे दो, मैं तो उस कमेटी का चेयरमैन हूँ, हम देखेंगे इसमें क्या हो सकता है। मैंने कहा डॉक्टर साहब इस चीज़ का मेरे को जाती तौर पे कोई नुकसान नहीं हो, मैं खुद डॉक्टर हूँ, बट मेरे को ये देख के दर्द होता है जब पेशेंट कहता है उसको महीने की दवाई लिखते हैं, वो 15 दिन की लेके चला जाता है क्योंकि इसके पास पैसे नहीं होते। और कुछ पेशेंट हमारे पास वो कॉम्प्लिकेशन से आ जाते हैं इसलिए कि वो कहते मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए थे, मैंने दवाई छोड़ दी है। स्पेशली ब्लड प्रेशर का मरीज़ हुआ, शुगर का मरीज़ हुआ, और जो क्रॉनिक मेडिसिन बीमारियां हैं उसके लिए कहते हाँ करेंगे। मेरा ख्याल हमने NPPA के पास ज़्यादा नहीं तो 5-6 दफ़ा पर्सनली जाके रिप्रेजेंट करके रखे हैं, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, जिनका ये काम होता है कि दवाइयों के दाम को काबू में रखें। जी हाँ, उनके पास हम पर्सनली जा चुके हैं। मेरे साथ 2-3 डॉक्टर और थे जो इसी सोच वाले थे। हम यही कहते थे कि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं, अगर कहते हो कि काम हो जाएगा तो हमारे को कुछ मिलेगा। आप इसमें देखिए, बदकिस्मती देश की ये है कि अमीर का राज है, गरीब को तो एक्सप्लॉइट किया जाता है। अभी आपने एक बात कही, उसी से मेरा सवाल ये पैदा हो रहा है। आप ये कह रहे हैं कि 500 गुना, 1000 गुना। ये हमें समझाइए कि दवाइयों का जो स्ट्रक्चर है, यानी कि उनकी प्राइसिंग का किस तरह से दाम उनके रखे जाते हैं। मान लेते हैं कि पंजाब में एक तरह का दाम है, मान लेते हैं कि सरकारी अस्पताल में कितने की दवा मिल रही है, प्राइवेट में अलग अलग फार्मेसी में। ये थोड़ा जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है इसको आप समझाएंगे। सरकारी हॉस्पिटल का बताऊँ, सरकारी हॉस्पिटल में तो दवाई मिलती नहीं। वो जितनी भी उसको एलोकेट होती है वो बाहर मार्केट में बिक जाती है। लेकिन नाम करप्शन का है, नाम कागजों में वहाँ की परचेज हुई होती है, और नाम के लिए तो फार्मेसी वहाँ होती है, नाम के लिए फार्मेसी होती है। दूसरा जो है, इसका कोई भी कायदा नहीं है कैसे इसकी होती है। मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, जब कोविड हुआ था एक ब्लैक फंगस का बहुत शोर पड़ा था। बिल्कुल याद है मुझे। उसमें एक दवाई लगती थी लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन। आप हैरान रह जाओगे, उसके इंजेक्शन के ऊपर जो प्राइस लिखी है 7,410 रुपये पर इंजेक्शन लिखी है, और मैं अगर उसको ख़रीदता हूँ मार्केट से विदाउट एनी
फेवर ऑफ एनीथिंग, मेरे को वो 1200 रुपये की मिलती है। अगर मैं पेशेंट को 7000 की बेचूंगा, मैं गैर कानूनी कुछ नहीं कर रहा है। इसी बात का हम कह रहे हैं कि जी भाई साहब, मेरे को इतने की मिल रही है, आप इस पर मार्जिन को फिक्स कर दीजिए, मेरे 30% कर दीजिए, 20% कर दिए, 40% कर दिए, कहाँ 1200 और कहाँ 7500। तो ये आप ये कह रहे हैं कि नीतियों में छेद हैं, जो छेद जो हैं वो इतने बड़े हो जाते हैं गरीब आदमी के लिए कि अगर इन छेदों को ख़त्म कर दिया जाए तो शायद बहुत सारी बीमारियां भी कम हो जाएंगी। और मैं तो आपको उदाहरण ये भी देना चाहती हूँ, आप तो डॉक्टर हैं, सब जानते हैं, अपने दर्शकों की जानकारी के लिए, कि बहुत सारे ऐसे मर्ज होते हैं जिसमें आपको 3 महीने या 6 महीने या साल भर दवा खानी ही खानी है। नहीं जी, बहुत सारे मर्ज है, कुछ मर्ज तो ऐसे होते हैं सारी उम्र ही खानी पड़ती है। जैसे मैं बता रहा था, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, और कई ऐसी बीमारियाँ हैं जिसकी आपको सारी उम्र ही दवाई खानी पड़ती है, लेकिन उसमें सुनवाई कोई नहीं। मैं इस बात का, या अभी उन्होंने पीछे से किए थे, ड्रग्स लाए थे, इनका सबसे बड़ा अरूफा जी जो है, दे हैव कॉल्ड समथिंग के एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन्स। हमने उनसे सवाल पूछा था कि एसेंशियल का मतलब क्या है, हमारे को जो बाहर उसमें है वो मेडिसिन नहीं कहेंगे? जी हाँ, जो उस लिस्ट में नहीं है वो मेडिसिन है, उसको मेडिसिन नहीं कहेंगे, फिर इसको आप एसेंशियल क्यों नहीं कहते? उसका उसके पास कोई जवाब नहीं है। और इसके अलावा एक और कैटेगरी में देखती हूँ, लाइफ सेविंग ड्रग्स, वो क्या होती हैं और सरकार का क्या रोल होता है उनकी कीमत को तय करने में? लाइफ सेविंग का भी क्राइटेरिया वो आप खुद बनाते हैं, जो महंगी करनी होगी उसको लाइफ सेविंग कर देंगे। तो उस पर कैपिंग नहीं कर सकते? अगर कर सकते हैं लाइफ सेविंग, हर चीज़ पे कर सकती है। देखिए, एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट आया था, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ अपनी, 2-3 साल पुरानी बात है, बिफोर द इंडिपेंडेंस डे, कि मेरे को सजेशन चाहिए हेल्थ के बारे में कि इसमें क्या किया जाए। हमने उसी ट्वीट को बैक ट्वीट कर दिया उनको कि प्लीज़ मेक इट अफोर्डेबल सो फॉर हेल्थ केयर इज़ कंसर्न, एंड एजुकेशन शुड बी क्वालिटी एजुकेशन एंड अफोर्डेबल। ये जो सारी चीज़ का कारण है अरूफा जी, ये जब से प्राइवेट मेडिसिन आई है मार्केट में, प्राइवेट मेडिसिन मींस प्राइवेट कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स, इनके खर्चे इतने हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये आपके ये जेल को लगता है जब ग्लूकोज लगता है, आप गैस नहीं कर सकते कि कितने का आता है हमारे को और कितनी उसकी कीमत लिखी है। हमारे को 8 रुपये का आता है, उस पर प्राइस कितनी लिखी है? 250 रुपये। मैं पेशेंट को अगर 250 वाला 100 में भी दे दूँ, मेरे से बहुत खुश होगा वो कि डॉक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने 8 रुपये की जगह उससे 100 रुपये ले लिया। एक नहीं, इसमें हंड्रेड सैकड़े एग्जाम्पल्स हैं। मैं आ जाती हूँ अब थोड़ा नीति निर्धारण पे, जो पॉलिसी मेकिंग है इसके इर्द गिर्द, क्योंकि इस कार्यक्रम का मकसद ही यही है कि उनके कानों तक आवाज़ पहुँचाई जाए और जनता को जागरूक किया जाए, ताकि जनता दबाव बनाए नेताओं पर, पॉलिसी मेकर्स पर, और वो हमें धर्म की, जाति की राजनीति में ना फंसा के उस कीचड़ से निकाल के हमें बेहतर मुद्दों पर लेकर आएँ, जिसका आपने जिक्र किया, एजुकेशन का, हेल्थ का। ये बताइए, जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं उनमें भी कई बार चर्चा हो चुकी है, आखिरी बार आपको कब याद है कि ये बड़ा मुद्दा बना देश में? पार्लियामेंट्री कमेटी की इन्होंने बनाई थी टू फिक्स द मार्जिन्स, ट्रेड मार्जिन्स। मिस्टर कांग्रेस के एमपी थे, उसमें जयराम रमेश थे। हमारा 4-5 डॉक्टर का ग्रुप मिला उनको, हमने उनको ये भी दिया, हमसे उनसे यही दरख्वास्त की थी कि देखिए एमआरपी जो है वो छोड़ो, आप कंपनी प्राइस से लेके होलसेलर को 20% दे दो, होलसेलर से रिटेलर को 20% दे दो, रिटेलर से पेशेंट को 20% दे दो, फिर भी 60% बनता है, ये सैकड़े परसेंट ही बनेगा। वो कहते बात तो बहुत सही है, उन्होंने रिपोर्ट भी बना दी, लेकिन वो पार्लियामेंट में कहाँ उस पर डस्ट डर रही है हमारे को नहीं पता। वो रिपोर्ट छप चुकी है, लेकिन वो रिपोर्ट लागू नहीं हो रही। तो ये तो आप एक ज़माने पहले की यूपीए सरकार की बात कह रहे हैं? नहीं जी नहीं, 18 में तो मोदी जी थे। 18 में, यानी जयराम रमेश के बाद फिर आपने कहा दोबारा आपकी बातचीत हुई? नहीं, जयराम रमेश वो पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर था। अच्छा, उनकी सरकार नहीं थी लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर थे। जी हाँ। तो अब मैं अगली मुद्दे पे आ जाती हूँ, जो कि साथी सिविल सोसाइटी ग्रुप का जिक्र हो रहा है, जिन्होंने इस मुद्दे को काफ़ी तरीके से उठाया कि दवाओं के जो दाम बढ़ रहे हैं, खासकर एक मुद्दा जिसके आप भी हिस्सा रहे कि जब अस्पताल ख़रीदता है उसी दवा को तो किस दाम पे मिलता है, जब मरीज़ ख़रीदता है उसको तो किस दाम पे मिलता है। इस बारे में हम कुछ बताइए, क्या इस तरह के और भी सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं? चूँकि जो मरीज़ है वो तो अपने आप में शक्ति विहीन है, उसके पास
पास तो शक्ति नहीं है, लेकिन जो ये एनजीओज हैं, खासकर सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं जो मुद्दों को उठा रहे हैं, उनकी कितनी ताकत है? देखिए, हम शोर मार डाल सकते हैं, हम उनके पास जा सकते हैं, हमारा इतना जोर नहीं है कि हम उनको करने पे मजबूर कर दें, लेकिन उनको हम शर्मसार ज़रूर कर देते हैं कि भी ये देखिए आप कहते कुछ हो कुछ रहा है। उस पर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे मेरे को तो इसकी समझ नहीं है। मैं लेटेस्ट ही बात रहा हूँ, अभी इन्होंने पीछे से कुछ एसेंशियल मेडिसिन डाली हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स आई हैं। उनमें से एक है सीफोप्राजोन एंड सेल्बेक्टम, उसको फाइज़र का है, रिसर्च सॉल्ट है। वो दवाई पिछले 20 साल से चल रही है, 23 साल से। 23 साल के बाद उसको आप एसेंशियल मेडिसिन डाल के उसके रेट कम कर रहे हो। 23 साल तो लोग मारे गए ना जिसने खरीदी है वो। एक मेडिसिन, सैकड़े मेडिसिन ऐसे हैं। आप उसको जब मेडिसिन बूढ़ी हो जाती है ना तब उसको एसेंशियल मेडिसिन में डालते हो। फिर ये जो सर्जिकल्स हैं, सर्जिकल्स मीन्स लाइक फ्रॉम ए सिरिंज, नीडल, आईवी सेट, आईवी फ्लूइड्स, सारे कुछ हैं। ये सारे का इनको करना चाहिए एंड इनका मार्जिन इतने बड़े हैं कि यू कांट बिलीव इट। मैंने एक दफ़ा, मेरे जितने भी ये जर्नलिस्ट फ्रेंड थे, हमारे फार्मेसी का हमने इन कुछ केसेस में हम 70 से 80% भी डिस्काउंट चले जाता। हमारा एक फैसला है कि हमने 20% लेना है जितने की खरीदी है, उसके बाद जितना मर्जी उसको फ़ायदा हो, हमारे को कुछ नहीं है। उसमें भी हम कमाई करते हैं, उसमें भी हम कमाई करते हैं। अगर और भी कोई करेगा वो भी कमाई करेगा और कोई करते होंगे। बड़ी ईमानदारी की बात है कि आप ये सब कह रहे हैं इस कार्यक्रम में। हाँ, मैं कह रहा हूँ, हम रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, मेरे पास तो डॉक्यूमेंटेड। तो डॉक्टर और अमीर होता जा रहा है, अमीर से अमीर, और मरीज़ और से गरीब होता जा रहा है। ऐसे में एक और जो लोग होते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, अक्सर डॉक्टरों के सामने एक बड़ा सा बैग लिए बैठे हुए देखते हैं आप। ये लोग भी बड़े कमाल के लोग हैं, इनका तो बड़ा नेक्सस है डॉक्टर्स के साथ कि मिल के जो है वो एक ऐसा रैकेट चलाते हैं। नेक्सस नहीं जी, इसका मैं ये बड़ा कॉम्प्लेक्स ही है इशू। ये डॉक्टर को देखते हो, डॉक्टर कैसा है। पहले मैं अपनी एग्जांपल ही देता हूँ। मेरे पास आएंगे, मैं उनसे पूछता भाई एमआरपी से कितनी सस्ती मेरे को दोगे। अगर तो वो कहते मैं 50% दूंगा, मैं कहा ठीक। अगर क्योंकि मैंने कहा मैंने 20% तो पेशेंट को देना ही देना है, सो मेरे को 20% तो निकाल दो। वो कहते हैं जी कोई एक्टिविटी करवा लो, कुछ एक्टिविटी करवा लो। एक्टिविटी इज़ ए कोड वर्ड फॉर ब्राइबिंग यू। अच्छा, एक्टिविटी कैन मीन एनीथिंग। सुन रहे हैं आप लोग, बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि समझ लीजिए अगर एक्टिविटी आप सुनते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ। हाँ, और करते हैं, भगाना पड़ता है। हमने तो ये भी देखा है कि डॉक्टरों को पहले इनको चेक जाते थे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब मैं पंजाब मेडिकल काउंसिल का प्रेसिडेंट होता था, मेरे पास कुछ डॉक्टरों के वो 16A के फार्म आ गए। उसमें देखा किसी को किस कंपनी से कुछ मिला, किसी से कुछ कंपनी से कुछ मिला, किसी कुछ कंपनी से मिला। मैंने कहा यार थोड़ी सी शर्म तो करो। हमने उनको बुलाया एथिकल कमेटी में, उनका नुकसान कुछ नहीं किया, लेकिन हम उनको शीशा दिखाना चाहते थे कि अब ये देखो क्या कर रहे हो। इसका इलाज एक ही है कि डॉक्टर पे तो एथिकल की तलवार लटकती है। फार्मेसी वालों के जो कोड ऑफ एथिक्स है वो वॉलंटरी है। अगर आप चाहो तो मान लो, नहीं चाहो तो ना मानो। उनको भी कानून के तहत आना चाहिए, आप कह रहे हैं। वॉलंटरी है, मैंडेटरी नहीं है। क्योंकि इंसान की अगर ईमानदारी पे छोड़ दिया जाए तो बहुत बेईमान हो सकता है। वो होता ही बेईमान है, ये पैदा ही बेईमान होता है। लेकिन सरकार से आप कहेंगे तो सरकार कहेगी भाई देखिए हमने तो 600 से ज़्यादा दवाइयां हैं जिन पर हमने ये ऊपर कैप लगा रखा है, हमने बंदिश लगा रखी है, लेकिन फार्मा कंपनियां ही कभी इस गली से निकल जाते हैं, कभी उस गली से निकल जाते हैं, ज़रा सा नाम बदल दिया, थोड़ा सॉल्ट बदल दिया और हमारे रूल को वो बाईपास कर जाते हैं। हमने उनसे इसके लिए दरख्वास्त की थी कि किसी दवाई पे कंपनी नेम नहीं होना चाहिए, ट्रेड नेम नहीं होना चाहिए, उसके सॉल्ट नेम होना चाहिए। अच्छा, चाहे वो आप बनाते हैं, चाहे ये बनाते हैं, चाहे वो बनाते हैं, उसमें सॉल्ट नेम होना चाहिए। सॉल्ट नेम में क्या कर लेगा कोई। जैसे मान लेते हैं क्रोसिन है वो भी बुखार की दवा है, डोलो है वो भी बुखार की दवा है। कंपनी ट्रेड नेम है ना। हाँ। आपने डोलो का सुना ही है जो करोड़ में हुआ, कितने 1000 करोड़ का आपने सुना ही है। अगर उसी की जगह एक ही पत्ते पे सभी पे पैरासीटामोल लिखी जाए और एक डब्बी में पैकेट हो। हम व्हेन वी गो टू द वेस्ट में जाते हैं, पश्चिम देशों में जाते हैं, यूएसए में जाते हैं, वहाँ हमें डब्बी में मिलती है। डब्बी के ऊपर दवाई लिखा होता है, उसके नीचे कंपनी लिखी होती है। दवाई का नाम सॉल्ट नाम लिखा होता है, दूसरा नाम नहीं लिखा होता।
पर ये नहीं करते, क्यों नहीं करते? वहाँ गड़बड़। और आप इस पर भी हैरान होंगे, जब फार्मास्यूटिकल है सारी एक दो स्टेट्स में ही कंसंट्रेशन है इनकी, उनका राज है, उसको कौन रोकेगा? और अगर देखें बाहरी देशों में तो इससे भी ज़्यादा, आप देखिए अमेरिका वगैरह में तो पूरी जो फार्मा इंडस्ट्रीज़ हैं वो तो पूरे पॉलिटिक्स को वहाँ पे चला रही हैं, तो ये तो कहते हैं कि हम तो फिर भी बिल्कुल चलाते हैं जी, बिल्कुल चलाएंगे। ये वो स्टेंट के लिए जो आपकी स्टेंट थी वहाँ की, जिसको हमने सबसे शोर मचाया स्टेंट का। स्टेंट को इनको थोड़ी शर्म आ गई, क्योंकि हर एक पॉलिटिशियन के डरती है कि भी 1.5 लाख की होती है तो 20 हज़ार की स्टेंट होती है। उसकी भी प्राइसेस हमने भेज दी वहाँ। हमारे को तो पोस्ट स्टैम्प थी और लिखना था और भेज देते थे। उसका आया, देखो उसमें भी इन्होंने किया है, सिर्फ हार्ट की स्टेंट की है। स्टेंट तो बहुत जगह डलती है आजकल, स्टेंट यूरिनरी ट्रैक्ट में भी डलती है, स्टेंट इंटेस्टाइन में भी डलती है, स्टेंट यहाँ वेसल में भी डलती है, सभी डलती है। वो लिमिटेड स्टेंट पे उन्होंने प्राइस कर दिया है। उसके लिए भी ये मिस्टर ट्रंप ने इन्हें कोई प्रेशर डाला था कि ये काम क्यों कर रहे हो, क्योंकि ना जी ये जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, आप कह रहे हो ना वहाँ रन करती है सरकार, बिल्कुल सही करती है, क्योंकि वहाँ एक और बड़ा नेक्सस है यहाँ पे भी जो बन रहा है, फार्मास्यूटिकल, इंश्योरेंस एंड प्राइवेट हॉस्पिटल। मेरा ब्रदर गया था वहाँ इलाज कराने के लिए, मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। उसको एक प्रॉब्लम थी जो वहाँ पे ठीक होनी थी। उसने कैश दी वहाँ पे। वो कहते सर अगर आप कैश दोगे तो आपको 30% हम डिस्काउंट देंगे। वो कहते ये क्यों? कहते हमारी पॉलिसी है कि इंश्योरेंस में हमारे 30% बढ़ाना पड़ता है, इतने टाइम के बाद देते हैं। यहाँ एडमिटेड फैक्ट है, इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट हॉस्पिटल ऑफ USA इन क्लीवलैंड। इंश्योरेंस, वहाँ हेल्थ इंश्योरेंस तो बहुत बड़ा मुद्दा है। वहाँ तो राजनीति के लिए, वोट के लिए भी बहुत बड़ा मुद्दा है। हमें याद है कि ओबामा केयर के नाम से इंश्योरेंस शुरू किया था, इसीलिए उस वक्त में। मैं आखिरी सवाल पे आ जाती हूँ कि सरकार को भी इस बात का अंदाज़ा है, दवाइयों के दाम जिस तरह से आसमान छू रहे हैं, वो कहेंगे हमने जन औषधि के नाम से कार्यक्रम शुरू किया है, प्रधानमंत्री के नाम से कार्यक्रम शुरू किया है, जो दवाइयों की अलग अलग दुकानें, हमारे दफ्तर के सामने भी एक दुकान खुली हुई है, 8,000 से ज़्यादा सेंटर्स पूरे देश में खुले हुए हैं। इनका कोई असर है, कोई फ़ायदा है? 140 करोड़ में 8,000 क्या करेंगे? 140 करोड़ में 120 करोड़ बीमार होगा। तो कुछ ना होने से तो कुछ अच्छा है। उसके लिए प्रचार ये है कि ये जी जेनरिक मेडिसिन है, ये इफ़ेक्टिव नहीं है। जितना चिर आप इसको एक यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं रखते, यूनिफॉर्म पॉलिसी रखोगे तभी इसका कोई जवाब होगा। अगर आप एक को अलाउ करोगे तू जैसे मर्जी कर, और हम अपनी उसमें भी अपनी मशहूरी कर दी। इसमें तो मशहूरी की ज़रूरत नहीं, तो सेवा है। ये किसी की, आप अगर दवाई खाते हो खुशी से तो नहीं खाते। मैं अगर खाता हूँ तो खुशी से थोड़ा खाता हूँ, मेरी ज़रूरत है। पर वो ज़रूरत को ब्लैकमेल करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। ब्लैकमेल ही है ना, मैंने खानी तो मैंने लूँगा, कुछ बेच कर लूँगा। इन्हीं की सरकार की पार्लियामेंट्री रिपोर्ट में था कि 5 करोड़ लोग हर साल आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस करके दे गो बिलो द पॉवर्टी लाइन, वो अपनी रोटी खाने भी भूल जाते हैं। और आउट ऑफ पॉकेट हम दर्शकों को बता चुके हैं, लेकिन एक बार और बता देते हैं कि उनकी जो गुंजाइश है उससे ज़्यादा खर्च होना, जितना वो खर्च कर सकते हैं उससे ज़्यादा। और भारत उन देशों में शामिल है जहां आउट ऑफ पॉकेट जो खर्च हो रहा है वो सबसे ज़्यादा में 5 करोड़ हर साल का होता है। 5 करोड़ हर साल लोग जो ऐसे होते हैं कि अपना इलाज कराते कराते रोटी से भी जाते हैं। अभी आपने एक बात बोली कि 140 करोड़ में 120 करोड़ बीमार हैं। हो गए। अच्छा, कोई ना कोई बीमारी। पैदा होने के बाद मरने तक कोई ना कोई चक्कर पड़ा रहता है। पैदा होने तक टाइम आप डॉक्टर के पास जाते हो, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन के पास, वहाँ से दवाई का काम शुरू हो गया है। बच्चा पैदा हुआ उसको दवाई शुरू होगी, वहाँ से लेके आगे तक देख लो क्या होता है। फिर वो वैक्सीनेशन शुरू होगी। वैक्सीनेशन इज अनदर, गोद से लेके कब्र तक दवा चलिए। दवाई बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अग्रवाल। तो मुझे एक बात जो समझ में आई वो ये कि पिछले एपिसोड्स को अगर मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूं, पिछली बार ही जैसे हमने जिक्र किया था कि जो हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि पूरा ढांचा है, तो हमें यानी मरीज़ को और नागरिक को क्यों ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, उसकी सीधे वजह ये कि सरकार कम खर्च करती है। जब सरकार ज़्यादा खर्च करेगी तो आम नागरिक को कम खर्च करना पड़ेगा। और शायद यहीं पर राजनीति और नीति निर्धारण का सवाल पैदा होता है कि हम खींच कर लेकर आएँ, कान पकड़ कर लेकर आएँ,
जो हमारे दौर के राजनेता हैं, जो हमारे दौर के नीति निर्धारक हैं, कि हमें बड़े बड़े मंदिरों पर, मस्जिदों पर, स्टैचू बनाने पर, इन तमाम चीज़ों पे हमें खर्च नहीं करना है। हमें जो खर्च चाहिए वो है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल हेल्थ और यूनिवर्सल एजुकेशन, यानी जन स्वास्थ्य और जन शिक्षा पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।